Hi everyone, my name is CA Mayank Malik. Today I am going to guide you on how to file GSTR1, that is return for outward supplies, on GST portal. However, before starting the same, we would learn which returns are presently being filed under the GST regime. So GST law has been implemented in India in July 17. तब गवर्नमेंट ने 3 रिटर्न्स नोटिफाई करी थी, GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3. So GSTR1 is return for outward supplies, GSTR2 is return of inward supply, and GSTR3 is monthly return. However, due to some technical glitches or limitations of GST portal or volume of transaction, government has deferred GSTR2 and GSTR3 and introduced a new return, that is GSTR3B, which is a consolidated return of inward and outward supplies. So presently in India, two returns are being filed, that is GSTR1 and GSTR3B. The due date for filing GSTR1 is 11th of subsequent month, and the due date for filing GSTR3B is 20th of subsequent month. In some states, it is 22nd and 24th, depending upon the turnover of the taxpayer or as notified by the government. So today we discuss in brief about GSTR1 filing and details to be furnished in each table of GSTR1. However, before moving to GST portal, we will have a short discussion over GSTR1 tables and their description. So first table is B2B invoice table. B2B invoice table means supplies which are made to the registered taxpayer who have a valid GSTN needs to be disclosed in table 4A, 4B and 4C. सिमिलरली अगर आपने किसी पार्टी को सेल किए जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है, B2B पार्टी है, अगर उसको आपने क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया है, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 9B ऑफ GSTR1. नेक्स्ट इज B2C लास्ट ट्रांजेक्शन. सो B2C लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं? जो कि आपने किसी पर्सन को सेल करी है, किसी कस्टमर को सेल करी है जो कि अनरजिस्टर्ड है और दूसरी स्टेट में है. दूसरी स्टेट का मतलब जिस स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूँ उससे बाहर किसी स्टेट में अगर मैंने सेल किया है और इनवॉइस वैल्यू उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा है. इनवॉइस वैल्यू मीन्स इंक्लूसिव ऑफ GST. सो दैट ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 5A एंड टेबल 5B ऑफ GSTR1. नेक्स्ट इज क्रेडिट डेबिट नोट issued to unregistered party for B2CL invoices. जिस भी पार्टी को आपने B2C सेल करी थी जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा थी और जो कि इंटरस्टेट सेल थी, अगर आपने उसके रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 9B ऑफ GSTR1. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस. एक्सपोर्ट इन्वॉइस टेबल में वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होंगी जो कि एक्सपोर्ट हैं, वेदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हों चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हों. इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 6A ऑफ GSTR1. Next is B2C small invoices. So B2C small means all the intrastate supplies, means जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं आप उसमें कोई भी सेल करते हैं चाहे वो कितने की भी वैल्यू की हो, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 7. सेकेंडली, कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई आप कर रहे हैं जिसकी इनवॉइस वैल्यू लेस देन 2.5 लैक्स है, वो भी टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट होगी. Next table is nil rated table, exempt supplies, non-GST supplies. That has to be reported in table 8A, B, C and D of GSTR1. Next is advance receipt table on which invoice is not issued. Means अगर आपने किसी कस्टमर से कोई एडवांस लिया है जिसके अगेंस्ट आपने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया है और उस पर आपको GST लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, सो दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 11A1 एंड 11A2 ऑफ GSTR1. अगर आपने जो एडवांस मिला था उसके अगेंस्ट सेम फाइनेंशियल ईयर में कोई इनवॉइस इशू कर दिया तो उसको आपको एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस टेबल में दिखाना पड़ेगा, दैट इज टेबल 11B एंड 11B2 ऑफ GSTR1. जितनी भी टेबल्स GSTR1 में हैं, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो एडवांसेस हो, चाहे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस हो, सबकी रेलेवेंट अमेंडमेंट टेबल्स GSTR1 में बनाई गई हैं. मीन्स अगर आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन करनी है, जो मिस्टेक आपसे हो गई है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं GSTR1 में अमेंडमेंट टेबल में. नेक्स्ट टेबल इज HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. जो भी आप सप्लाईज करते हैं आउटवर्ड उसकी HSN समरी भी आपको रिपोर्ट करनी होती है. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट सीरीज. डॉक्यूमेंट सीरीज मीन्स जो भी आप इनवॉइस सीरीज आप इशू करते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, वो आपको रिपोर्ट करनी होती है GST पोर्टल पे. सो लेट्स प्रोसीड टू GST पोर्टल एंड तो हमने GST पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है और हम मई की GSTR1 ओपन करेंगे और एक एक टेबल को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करनी होती हैं. तो लेट्स प्रोसीड.
तो हमारी सबसे पहली टेबल है B2B इनवॉइस टेबल। हम इस टेबल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें रिपोर्ट करनी होती हैं। तो B2B इनवॉइस टेबल के अंदर आपको सबसे पहले रिसीवर का GSTN डालना है, क्योंकि ये B2B सप्लाईज हैं, मींस जिस पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST। आपको उसका GSTN एंटर करना है, उसका नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंटर करनी है, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करनी है जिस स्टेट में आपने सेल करी है। फॉर एग्जांपल मैंने हरियाणा में सेल करी। अब मेरे को टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। इनवॉइस वैल्यू 1180, 18% टैक्स रेट के साथ मैंने 1000 रुपीज़ की टैक्सेबल वैल्यू ली है। टैक्स 180 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ इनवॉइस वैल्यू 1180 एंटर करी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव करना है और वापस डैशबोर्ड पे जाना है। हमारी नेक्स्ट टेबल है टेबल 9B, यानी कि क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड टेबल। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है जो कि आपने टेबल 4A, 4B और 4C पे रिपोर्ट करी थी एज अ B2B इनवॉइस, और उसके रिस्पेक्ट में आपने अगर कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, वो टेबल 9B में रिपोर्ट होगा। तो हम एक बार ही चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स आती हैं टेबल 9B में। तो क्रेडिट डेबिट नोट टेबल में सबसे पहले आपको रिसीवर का GSTN एंटर करना है, फिर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, डेट डालनी है और टाइप सिलेक्ट करना है कि क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। उसके बाद आपको नोट वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से 1180 नोट वैल्यू एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करता हूँ। फिर से मेरी नीचे वाली टेबल ऑटो पॉपुलेट होके ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ एंटर करेंगे, टैक्स आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा 180। 1000 प्लस 180 सिमिलर वैल्यू यहाँ नोट वैल्यू में टोटल होकर आएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपकी डेबिट क्रेडिट नोट डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। हमारी नेक्स्ट टेबल है B2C लास्ट टेबल। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। B2C लास्ट टेबल के अंदर हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी होती हैं, जो कि हमारी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। पहली कि हमारी सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट होनी चाहिए, दूसरा इनवॉइस वैल्यू हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं। B2C लास्ट टेबल के अंदर सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एग्जांपल मैंने कर्नाटका स्टेट सिलेक्ट करी है। मैं इनवॉइस नंबर डालूंगा, इनवॉइस डेट डालूंगा, उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू। सिमिलरली वैसे ही टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगी। नीचे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। एक चीज़ का खास ध्यान रखें इसमें कि आप वो स्टेट यहाँ सिलेक्ट नहीं कर सकते जिस स्टेट में आप खुद रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, तो ये मुझे दिल्ली ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, क्योंकि B2C लास्ट टेबल में हमेशा सप्लाई इंटर स्टेट ही रिपोर्ट होती है और जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होती है। हमारी नेक्स्ट टेबल है एक्सपोर्ट इनवॉइस टेबल। एक्सपोर्ट इनवॉइस टेबल के अंदर हम एक्सपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते हैं, वेदर इट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो चेक करते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं। सो हमने एक्सपोर्ट टेबल ओपन कर लिया है। एक्सपोर्ट टेबल में आपको सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है, पोर्ट कोड डालना है, शिपिंग बिल नंबर डालना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है और फिर सिलेक्ट करना है कि एक्सपोर्ट्स आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर मैंडेटरी है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि आपका रिफंड विद हेल्ड हो जाएगा अगर आपने पोर्ट कोड या शिपिंग बिल नंबर नहीं डाला या फिर इनकी डिटेल्स गलत फिल करी। सिमिलरली अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और उसके बिना भी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको इन ट्रांजेक्शन को सेव करना है और वापस से डैशबोर्ड पे मूव करना है। नेक्स्ट हमारी टेबल है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड टेबल, यानी कि टेबल 9B। अब इस टेबल के अंदर हम कौन कौन से क्रेडिट डेबिट नोट रिपोर्ट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक बारी टेबल ओपन करते हैं और चेक करते हैं। हमने टेबल ओपन कर ली है। जैसे हमने पहले क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पंच किए थे, वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड रिपोर्ट होते हैं। अब ये क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड हम किस 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 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगी, B2CL यानी कि B2C लास्ट ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट में जो दो कैटेगरी हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप इन तीन कैटेगरीज रिलेटेड अगर कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेस करते हैं तो आपको वो यहाँ रिपोर्ट करने हैं, अलॉन्ग विद डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, डेट, नोट टाइप, क्रेडिट है या डेबिट है, प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे और नीचे का जो
डिटेल्स हैं टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स की, वो सिमिलरली वैसे रिपोर्ट होंगी जैसे बाकी टेबल्स में रिपोर्ट होती हैं, और लास्ट में आपको इसको सेव करना है और डैशबोर्ड पे वापस मूव करना है। हमारी नेक्स्ट टेबल है B2C स्मॉल टेबल, यानी कि टेबल नंबर 7। अब इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती हैं? इसमें वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती हैं जो हमने B2C लार्ज में नहीं रिपोर्ट करी, यानी कि हमारी ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ट्रांजेक्शन, यानी कि जो सेम स्टेट में हो रही हैं, या फिर कोई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम है। सो एक बार ही चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आती हैं। सो हमने B2C स्मॉल टेबल ओपन कर लिए। सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल 1000 हमने टैक्सेबल वैल्यू एंटर करी। आप रेट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करेंगे तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी कौन सी स्टेट है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। हमारी नेक्स्ट टेबल है नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। इस टेबल के अंदर आपको डिटेल क्या पंच करनी है हम एक बार चेक करते हैं। हमने टेबल 8A 8B 8C ओपन कर लिया है। इसके अंदर हमें निल रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड नॉन GST सप्लाईज रिपोर्ट करनी होती हैं। उनकी कैटेगराइजेशन 4 पार्ट्स में की गई है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, और फर्दर कैटेगराइजेशन रजिस्टर्ड पर्सन को करी है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है। सारी डिटेल्स यहाँ फिल करके आप लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स यहाँ आपकी अपडेट हो जाएंगी। हमारी नेक्स्ट टेबल है एडवांस रिसीव टेबल, यानी कि टेबल 11A1 एंड 11A2। इस टेबल के अंदर हम कौन सी डिटेल दिखाएंगे? हम इसमें वो डिटेल दिखाएंगे अगर हमें किसी कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ है जिस पे हमें टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, वो टेबल 11A1 और 11A2 में रिपोर्ट की जाएगी। एक बार हम चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स आती हैं इस टेबल में। जैसे ही आप ये टेबल ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस एडवांस रिसीव की फिगर डालनी है एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर आपको किसी पार्टी से 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जाएगा। उसमें आपको बैक कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रिपोर्ट करना है। अभी गवर्नमेंट ने करेंटली एडवांसेस जो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में मिलते हैं सिर्फ उसको टैक्सेबल किया हुआ है। अभी गुड्स के रिलेटेड कोई भी अगर एडवांस किसी को मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज रिलेटेड एडवांस की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट टेबल है 11B1 11B2, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। जैसे हमने ऊपर अभी एडवांस रिपोर्ट किया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स रिपोर्ट किया है, ऐसे ही हमें एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस टेबल में वो डिटेल रिपोर्ट करनी है। अगर आप जो भी एडवांस आपने रिसीव किया था इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके अगेंस्ट आप अगर आपने कोई भी इन्वॉइस रेस कर दिया तो आपको वो यहाँ रिपोर्ट करना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने किसी कस्टमर से 100 रुपीज़ एडवांस रिसीव किया, जिसमें से मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपीज़ का टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, तो मुझे 20 रुपीज़ इस एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टेबल में रिपोर्ट करना होगा, यानी कि टेबल 11B1 में और 11B2 में। तो आपके नेट एडवांसेस 80 रुपीज़ के रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारी टेबल है टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाई। इसमें अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं अप्रैल और मई मंथ में, तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रिपोर्ट करनी है। सो हमने HSN टेबल ओपन करी है, तो हमें इसमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें HSN कोड कितने डिजिट के रिपोर्ट करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें रेट को भी अब से रिपोर्ट करना है, यानी 1 मई 2021 से गवर्नमेंट ने एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया HSN टेबल में, दैट इज़ रेट, और इनवॉइस वैल्यू का कॉलम डिलीट कर दिया। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है तो आपको 6 डिजिट पे HSN रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपकी टर्नओवर बिलो 5 CR है तो आपको 4 डिजिट पे HSN कोड रिपोर्टिंग करनी है फॉर B2B सप्लाईज, और अगर आपकी B2C सप्लाईज है तो आपकी ये रिपोर्टिंग ऑप्शनल है। यहाँ डिटेल्स पंच करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना है तो आपकी HSN टेबल अपडेट हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट टेबल है डॉक्यूमेंट सीरीज की टेबल, यानी कि टेबल नंबर 13। एक बार हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं। इसमें पहली कैटेगरी है इन्वॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो जो भी आपने सप्लाई रेज करे हैं इन्वॉइस, फॉर एग्जांपल मैंने इस मंथ में 003 से लेके 0010 तक इन्वॉइस नंबर इशू करे हैं, तो मुझे वो यहाँ रिपोर्ट करने हैं कि कितने टोटल इन्वॉइस इशू हुए, उसमें से कितने कैंसिल हुए। सिमिलरली आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान सबके लिए सीरीज़ को रिपोर्ट करना है और नीचे सेव पे क्लिक करना है। हमारी नेक्स्ट टेबल है अमेंडमेंट B2B इन्वॉइस टेबल। अगर आपने कोई भी B2B इन्वॉइस लास्ट पीरियड में, यानी कि लास्ट रिपोर्टिंग मंथ में रिपोर्ट किया था और उसमें आपसे कोई गलती हो गई है, चाहे वो प्लेस ऑफ सप्लाई की गलती है, GSTN की गलती है, डेट की गलती है, अमाउंट की गलती है, टैक्सेबल वैल्यू की गलती है या रेट की गलती है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंट मंथ में बाय मेकिंग चेंजेस इन अमेंडमेंट B2B इन्वॉइस टेबल। ऐसे ही सारी टेबल्स की अमेंडमेंट टेबल यहाँ पे GSTR 1 में बनाई हुई है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो,
चाहे वो क्रेडिट डेबिट नोट हो, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, B2C हो, B2B हो, सारी प्रिंसिपल टेबल्स की अमेंडमेंट टेबल GSTR 1 में दी गई हैं। आपकी सारी टेबल्स फिल होने के बाद आपको जनरेट GSTR 1 समरी पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर टाइम लिखा आएगा कि इतने टाइम में आपकी समरी अपडेट हो जाएगी। आपको तब तक वेट करना है जब तक वो समरी पूरी तरह से अपडेट ना हो जाए। उससे पहले आप रिटर्न फाइल मत करिएगा, नहीं तो डिटेल्स पेंडिंग में रह जाएंगी और अपडेट नहीं होंगी टेबल के अंदर। सेकेंडली, आज जो हमने देखा कि GSTR 1 टेबल बाय टेबल हम कैसे डिटेल्स फिल करते हैं, ये तब एप्लीकेबल होती है जब आपके इन्वॉइसेस या रिकॉर्ड्स 500 से लेस हों। अगर आपके रिकॉर्ड्स 500 से ज़्यादा हैं तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। Thank you everyone for watching my video on GSTR 1 filing. I hope you have liked my video. Please share and subscribe my YouTube channel. Also subscribe to my Telegram channel as per the link mentioned below. Thank you.